हाँ जी बेटा लो, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बड़ी जल्दी में आ गए आप। मैं सो रहा था एक्चुअली। नहीं, खाना खा रही थी ना। तो आप लोगों ने जस्ट जैसे ही बोला ना कि सर माइक ऑन भी करना है, तो मेरी नींद खुली। अरे हाँ जी यार, सर। mic करना है तो मैं जगा अभी। मैंने बेटा स्क्रीन पे अभी तक जितनी देर आप बातें कर रहे थे 2 क्वेश्चन दिखाया है ना। एक बच्ची बोल रही है कि सर ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है। बात तो सही है, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो सर मैथ्स में क्यों पढ़ा रहे हैं आप। मैंने स्ट्रीम चेंज कर दिया है। आज से कपिश सर मैथ्स पढ़ाएंगे और हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। सर पीयूष सर तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। हाँ, उनका भी हम सोच रहे हैं कि वो सर का चेंज करा के बोले कि सर आप बायो पढ़ाइए अभी। मैम को बोलेंगे कि सर मैम आप चेंज कीजिए, आप केमिस्ट्री आप पढ़ाना शुरू कीजिए। तो रीशफलिंग हम कर रहे हैं। हम भी किसी से इंस्पायर हो गए कि वी शुड नो ऑल सब्जेक्ट्स। तो पहले मैथ्स पढ़ाते थे, आज से हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम फिजिक्स आज एक काम करना, ठीक है। आपने इतना तो गेस कर ही लिया कि हम फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। आप इतना भी गेस कर लो कि ये जो सवाल है ये कौन से चैप्टर का है। बात तो सही है कि सर ये फिजिक्स का है। जब इतना आपने गेस कर लिया तो बताइए कौन से चैप्टर का सवाल है। मैथ्स थोड़ी ना है जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए होंगे बुक से। तो बेटा एनसीईआरटी के साथ ये वाला चैप्टर निकाल के बैठो, ठीक है। फिजिक्स का ही चैप्टर है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। फिजिक्स का? नहीं, आप लोगों ने बोला ना सर फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो ये फिजिक्स का ही चैप्टर है। और हम नीट के एस्पिरेंट है। नीट वाले हो? हाँ जी। तो नीट वाले तो मैथ्स नहीं करेंगे फिर। नहीं, फिजिक्स कर रहे हैं ना हम तो। मैं कल से B1 बैच में बायो का ग्रुप बायो का लिंक भेजूंगा, ठीक है, आप ज्वाइन करिएगा। चलिए जी, ये नहीं बेटा मस्ती दूर से एनसीईआरटी लेकर बैठिएगा साथ में। सच में? हाँ जी हाँ जी, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। मैं कब सर आपकी आवाज को क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? सर आपकी आवाज गला खराब। आपको नहीं लग रहा है अरिजीत सिंह फेल है हमारे? मैं अरिजीत सिंह हूँ, अरिजीत सिंह। आपके सामने तो वो है कौन? कौन? अरिजीत सिंह आपके सामने है क्या? नहीं, अरे अरिजीत सिंह बड़ा आदमी, अभी किसी को ऐसा नहीं बोलेगा। चलिए जी, एनसीईआरटी लेकर बैठी बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर वैसे आप कैसे हो आज? आप कल से ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारी आवाज चेंज हो चुकी है, तो मैं गाना गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, उसी में मेरा गला खराब हो गया, ठीक है। मैं अच्छा गाना गाता हूँ इसीलिए मेरा गला भी खराब हो गया। तो ये सवाल का जवाब बेटा ये है, अगर आप लोग ने सवाल को अगर हिंदी में समझा रहेगा तो सिंपल सा मतलब ये है कि सर अगर आपके पास रेगुलर शेप्स हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये चैप्टर इवॉल्व कैसे होता है। अगर आपके पास कोई रेगुलर शेप है, लेट्स से कि ये एक पैरेललोग्राम है, मैं बोलूं कि इसका सेंटर ऑफ मास, या ऐसा मैं बोलूं कि बेटा इसको आप रोक करके दिखाइए, तो ऑब्वियस बात है ना कि अगर आप कोई भी नोटबुक लेते हैं, लेट्स से कि नोटबुक ऐसा अगर यहां पर रखेंगे तो गिर जाएगा। तो हर ऑब्जेक्ट अपने सेंटर ऑफ मास के पॉइंट पर ही बैलेंस होता है। हम भी अगर खड़े होते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ मास अगर इक्वल होगा तब जाकर हम जमीन पे खड़े होंगे, नहीं तो आप एक ट्राई करना थोड़ा टेढ़ा होकर खड़ा होकर के दिखाना ना, माइकल जैक्सन बनना आप भी। अगर आप रुक जाओगे तो ठीक है, आपका सेंटर ऑफ मास थोड़ा भी इधर उधर हुआ आप गिर जाओगे। वही होता है जब हम फिसलते हैं जमीन पर, हमारा सेंटर ऑफ मास बैलेंस नहीं होता है, बस धड़ से गिर जाते हैं, बगल वाले हंसते भी है कि तो गिर गए। तो ठीक है, अगर शेप्स रेगुलर है तो हमारा सेंटर ऑफ मास गेस भी हम कर सकते हैं कि सर सेंटर ऑफ मास नाम से ही पता चल रहा है कि ये यहां पे कुछ होगा। तो इस पॉइंट बीच वाले पॉइंट पे सर इसलिए तो सेंटर बोला गया। अब ये पॉइंट क्या होता है कि इसका वेट जो होता है बेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ये, तो हम सेंटर ऑफ मास पे बैलेंस कर सकते हैं अगर शेप्स रेगुलर शेप्स है तो। अगर मान लीजिए यही कुछ ऐसा हो गया, ये अमीबा के जैसा, मैं बोला बेटा अब इसका सेंटर ऑफ मास पता लगाइए, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ढूंढना। अब ये कैसे निकालेंगे आप? अब निकाला जाएगा यूजिंग इंटीग्रेशन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला भी होता है वो इंटीग्रेशन से ही होता है। तो आप फिजिक्स में जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हैं जहां जहां पे इंटीग्रेशन का रोल आता है,
आपने ये बोला कि सर फिजिक्स का चैप्टर है, बेटा फिजिक्स का चैप्टर होना भी था, क्योंकि ये जो कैलकुलस हमारा इवॉल्व हुआ फिजिक्स के प्रॉब्लम के साथ इवॉल्व हुआ। मैथ्स का हर चैप्टर किसी ना किसी प्रॉब्लम के साथ ही आया है। आप बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि सर ये मैथ्स का खुद का चैप्टर है, बिल्कुल नहीं। मैथ्स जब दूसरे सब्जेक्ट वाले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मैथ्स उसको सॉल्व करता है, बस यही होता है। सेम लाइक कि अगर आपसे कोई एक क्यूब का वॉल्यूम पूछे, कोन का वॉल्यूम पूछे, आप तुरंत बता दोगे, फॉर्मूला है आपके पास डायरेक्ट। क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछिए, आप डायरेक्ट बता दोगे। स्फीयर का वॉल्यूम पूछिए, आप डायरेक्ट बता दोगे। लेकिन क्या होगा अगर आपसे एक इरेगुलर शेप का वॉल्यूम पूछा जाएगा, जैसे कि स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल ऊपर से दिखता है रेक्टेंगल है, नीचे से बराबर नहीं होता है, वो नीचे से स्लोप होते जाता है। जितना आगे जाओगे उतना ही डेप्थ होते जाएगा वो, तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम आप? अब ये पूरा चैप्टर की शुरुआत हुई थी बेटा लोग एक ये पॉइंट पे कि मान लीजिए कि आपके पास ये एक लाइन है, ये लाइन बना कुछ ऐसा, और अगर पूछा जाए सवाल कि इसका एरिया बताइए, तो एरिया बताना बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर हम एरिया बता देंगे। लेट्स से कि ये वाला है हमारा बेस, ये है हमारा परपेंडिकुलर, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू ए इंटू बी, इसका एरिया हो जाएगा। लेकिन अगर यही सवाल मैं कर्व पे ढूंढूं, पिछले लेक्चर में भी हमारा कर्व ही पंगा किया था, इस लेक्चर में भी, इस चैप्टर में भी हमारा कर्व ही पंगा होगा कि अगर हम एक लाइन का स्लोप निकालते हैं, तो लाइन का स्लोप तो सर यूनिफॉर्म होता है, आप 2 पॉइंट कहीं पे भी लीजिए स्लोप आपको सेम मिलेगा। लेकिन अगर कर्व का स्लोप निकालने गए तो वो डिपेंड करने लगा कि हम कौन से 2 पॉइंट को चूज कर रहे हैं, क्योंकि हर बार थीटा अलग अलग आ रहा है। वो याद है बेटा लोग लेक्चर आप लोगों को? क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस सर, आ रही है। तो हर बार कौन पंगा कर रहा है सर? कर्व पंगा करते हैं। कर्व मतलब इरेगुलर शेप्स हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है सर। तो अगर मान लीजिए कि कर्व कुछ ऐसा है और आपसे बोला गया कि अब इसका एरिया फाइंड करो, अब हम कैसे निकालेंगे इसका एरिया? निकालने के लिए तो सर हमारे पास कुछ फॉर्मूला ही नहीं है, निकाला कैसे जाए? यहां से लेकर यहां तक का और यहां से लेकर यहां तक का एरिया निकाल कर दिखाइए। जस्ट इसके बाद चैप्टर, इसके बाद का बाद चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन का बाद जो चैप्टर आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में ही आपको एनसीईआरटी में ये चैप्टर मिल जाएगा, एरिया अंडर कर्व। हम उसको अलग से पढ़ाते हैं एरिया अंडर कर्व नाम दे करके, कि हम कर्व के अंदर का एरिया फाइंड करने में इंटरेस्टेड है। अगर कोई हमसे बोले कि सर्कल का एरिया बताओ, हम बता सकते हैं सर पाई बाई पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर हमसे कोई बोले कि साइन एक्स का एरिया बताओ, कर्व जो है साइन एक्स का, ध्यान से सुनते जाइएगा, कर्व है जो साइन एक्स का कर्व कैसे बनता है बेटा लोग, मैं यहीं पे लिख देता हूं। साइन एक्स का कर्व जो होता है वो होता है कुछ ऐसा, मैंने बोल दिया कि 0 से लेकर के 2 पाई तक इसका एरिया निकाल कर दिखाइए आप। 0 पाई 2 पाई निकालो अब एरिया। कैसे निकालेंगे? मुश्किल है ना थोड़ा सा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे तो बनेगा नहीं सर। ये आपको ये तो नहीं बोलेगा ना सर ये सेमी सर्कल है, बेटा सेमी सर्कल नहीं है ये भी सेमी सर्कल नहीं है। आप बोलेंगे सर ये तो पैराबोला है, तो हर कटोरी पैराबोला नहीं होती है, आप बिल्कुल नहीं बोल सकते ये सर पैराबोला है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमने इंटीग्रल कैलकुलस का खोज किया है। खोज करने में कौन 2 महान लोग थे? वही न्यूटन और यही दोनों लोगों ने काम किया है, समझ गए? वैसे कैलकुलस में कई बार झगड़ा भी हो चुका है, हाँ बहुत बार झगड़ा हो चुका है। एक तो साइंटिस्ट है जिसका नाम आप लोगों ने सुना रहेगा, उसका नाम ये है, आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली, यस सर, बर्नौली का नाम सुना है ना? बर्नौली प्रिंसिपल। यस बर्नौली को हल्की में मत लेना। बर्नौली के दादा, हैं उसकी थ्योरम पे। बर्नौली के पापा और खुद बर्नौली, ये तीनों मैथमेटिशियन थे और तीनों के तीनों फिजिसिस्ट थे। पूरा खानदान उसका बहुत बड़ा। इसे तो फिजिक्स में बर्नौलीज थ्योरम भी है। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ ना, इसके पूरे खानदान साइंटिस्ट वाले थे, मतलब पूरे खानदान यही सब करते थे। इसको बोलते हैं पीढ़ी से चलना। इसकी थ्योरम थी पानी की और उड़ते एरोप्लेन थे उससे।
बर्नौली थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। रीजन कि जितने भी एरोप्लेन्स डिजाइन किए गए सब उसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ने एटमॉस्फेयर में दिया, एक ने पानी में दिया। पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, हमको भी ज्यादा आइडिया नहीं, हमने पढ़ा नहीं इन सबको, बस सुना है, कहानी सुना है। लेकिन बहुत ज्यादा देखकर जलने वाला इंसान था। इसको वो चीज पसंद ही नहीं था जो उसके आगे, जो उससे आगे चला जाए। जब बर्नौली के स्टूडेंट था आपका एल हॉस्पिटल, जो आप लिमिट में पढ़े थे, Yes, Yes, sir. sir. Yes, उसका sir. स्टूडेंट था वो। जैसे पाइथागोरस का स्टूडेंट था थेल्स, नहीं हाँ थेल्स उसका टीचर था पाइथागोरस का। लेकिन पाइथागोरस मैथ्स की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रिमिनल मैथमेटिशियन है। अपने उनका स्टूडेंट था पाइथागोरस का। पाइथागोरस, कहानी बस ये है ना, देखिए कहानी ये है कि पाइथागोरस ने बड़ा खुश होकर के एक बताया रूल, वो आप सभी लोग जानते भी है। Yes, sir. Pythagoras. ये बताया था कि ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स जो होते हैं, उसमें अगर तीसरा साइड निकालना है तो पाइथागोरस रूल बताया है कि आप कैसे निकालेंगे। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, Yes, sir. ये हो गया। Yes, तो sir. इनके इनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था हिपैसस, कुछ करके नाम था। उन्होंने बोला कि ठीक भैया एक काम करो आप, ये उस समय की बात है जब मार्केट में इरेशनल नंबर आया ही नहीं था। उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए भैया, आप सुनिए इधर, इसको 1 लीजिए और इसको 1 लीजिए, जरा ये लेंथ बताइए कितना होगा। तो उन्होंने बोला यार 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, हमारे पास इरेशनल नंबर कोई चीज था ही नहीं, इरेशनल नंबर नहीं था अभी तक। ये कुछ आ गया ऐसा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। Root 2. एक्चुअली What पाइथागोरस ने ऐसा दिया नहीं है कि आप स्क्वायर रूट भेज दीजिए। स्क्वायर उसने बोला है कि जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे होगा आपका सी स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप सी स्क्वायर निकालेंगे, सी स्क्वायर यहां से आएगा 2। अब सोचिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 2 आता है, कोई नंबर ही नहीं है सर ऐसा। रूट 2 मत बोलिएगा, क्योंकि इरेशनल नंबर अभी तक मार्केट में आया ही नहीं था। इरेशनल नंबर की खोज हमने किया ही नहीं अभी तक। अब पाइथागोरस को गुस्सा आया, पाइथागोरस ने हिपैसस को मार दिया। मार दिए तुझ में? इसलिए तो बोला ना कि मैथ्स के हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रिमिनल मैथमेटिशियन है, जिसको हम लोग इतना इज्जत से बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सर न्यूटन के साथ नहीं हुई उसकी लड़ाई? ना न्यूटन और लेबनीज में हुई थी, जिन्होंने कैलकुलस खोजा है। इनकी भी कहानी बहुत, अरे इनके ऊपर किताब लिख दिया गया है कि द वॉर ऑफ कैलकुलस। मैंने पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उस बुक। मतलब कैसे आप क्रिमिनल साइंटिस्ट है? हाँ जी कैसे क्रिमिनल साइंटिस्ट है? देखिए, अब अच्छा ये लॉजिक आपको बता रहा हूँ ना कि मारने के पीछे लॉजिक। वैसे तो ये 500 साल तक बात छुपा के रखा गया, मतलब ये मार्केट में इरेशनल नंबर 500 साल बाद आया था, लोग ध्यान ही नहीं देते थे। 500 साल बाद आया ना। आप सोचिए ना कि जब हमारे पास एक इरेशनल नंबर है ही नहीं कि कौन से नंबर का स्क्वायर 2 होगा, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, और रूट 2 अभी तक आया ही नहीं था, बेचारा जन्म ही नहीं लिया है, तो इस पे मार दिया था उन्होंने। न्यूटन ने की कहानी कि न्यूटन डेरिवेटिव से लेकर के इंटीग्रेशन तक आए थे सेम टाइम। दुनिया का एक कोना में ये भाई साहब यहां से काम कर रहे हैं, दुनिया के दूसरे कोना में लेबनीज थे जो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव की ओर आ रहे थे। प्रोसेस देखो, मतलब बोलते हैं ना कि हिस्ट्री का कोइंसिडेंस। ये एक पॉइंट पे स्लोप डिफाइन कर रहे थे, एक कर्व पे स्लोप डिफाइन करके उस कर्व का एरिया निकाल रहे थे। वो भाई साहब एरिया निकाल करके स्लोप डिफाइन कर रहे थे। जब उन्होंने, दोनों लोग ने अब दुनिया को बताया कि हमने ये काम किया है, तो दुनिया वाले ने बोला कि दोनों लोग सेम काम कैसे किया। तो आपस में हो गया झगड़ा, भैया ये हमने दिया है, हमने दिया है। लेकिन दोनों के पास। आप जो इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं वो प्योरली लेबनीज का पढ़ेंगे आप। जो अपने हमने सिंबल अडॉप्ट किया है वो लेबनीज का ही है। ये जो ये सिंबल है ना सांप की जैसा, न्यूटन का सिंबल बहुत गंदा था। डेरिवेटिव को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, सेकंड डेरिवेटिव को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। तो एक कार्टून जैसा लग रहा है मेरे को भी, तो बिल्कुल हम इंटरेस्टेड नहीं थे। हमने बोला भैया उनका सिंबल लाया जाए जो dy बाई dx के रूप में लिखते हैं, तो ये सिंबल हमने अडॉप्ट किया, लेबनीज का ही है। तो अगर बोला जाए कि आप किसका इंटीग्रल पढ़ते हो,
तो आप लेबनीज का इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। लेकिन न्यूटन भाई साहब एक ऐसा इंसान थे कि हर मैथ्स के फील्ड में, हर फिजिक्स के फील्ड में थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इनफैक्ट लाइट की थ्योरी पढ़ने जाओगे आप लोग तो न्यूटन का लाइट का फॉर्मूला भी है, पढ़ा है कि नहीं आपने न्यूटन लाइट फॉर्मूला? अरे यस सर। यस सर। हर फील्ड में कुछ ना कुछ इन्होंने दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका लॉज ऑफ मोशन छोड़ करके सारा गलत है, सारा कुछ गलत दिया है, तो मेहनत बेकार है बेचारे का। लेकिन बात यह है कि अपने टाइम का किंग आदमी थे। पहले के टाइम में ये था कि राजा राजा नहीं होता था, पहले के टाइम में ये सब साइंटिस्ट लोग राजा होते थे, तो इनकी बहुत इज्जत होती थी, इनका बहुत नाम होता था। तो ऐसा नहीं है कि कोई राजा कोई साइंटिस्ट के खिलाफ खड़ा हो जाए, वो राजा को भी निकाल देंगे। पाइथागोरस का बहुत ज्यादा डर था, वो इन्हें विद्वान को पूजा जाता है, तो पहले बहुत पूजा जाता था। एनीवे, ये तो हो गया कहानी। तो ऐसा मान के चलिए कि हमारा पूरा चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस सब इन्हीं सब प्रॉब्लम को डील करने वाला है कि हम कर्व के अंडर का एरिया डिफाइन करने वाले हैं। लेकिन सर इंटीग्रल कैलकुलस में 4 चैप्टर्स हैं, इंटीग्रल कैलकुलस में 4 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं इंटीग्रल कैलकुलस में? पहला चैप्टर होता है, उसका नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। आने वाले आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो गया है एओडी छोड़ के, तो एक होगा आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। जस्ट इसके बाद एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब दोनों में फर्क क्या है? कुछ नहीं, छोटा सा डिफरेंस होता है बस। तो ये हो गया डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड है आपका एरिया अंडर कर्व, या उसको बोला जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, या हम उसको एरिया अंडर कर्व बोलते हैं। लास्ट जो आएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब इंटीग्रल कैलकुलस के पार्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सर इंपॉर्टेंट कौन सा है बेटा? गारंटी है कि जेई में हर साल इतिहास में आज तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि 3 टॉपिक्स में से सवाल आया ही नहीं हो, अभी तक नहीं हुआ है। एक सवाल यहां से गारंटी ही आएगा, गारंटेड। एक सवाल यहां से, एक सवाल यहां से, और एक सवाल यहां से, गारंटी ही आएगा। सर इसका कोई गारंटी नहीं है? नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। रीजन ये है कि बेटा ये दोनों चैप्टर सिमिलर दिखते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल डेफिनिट इंटीग्रेशन में मिला करके पूछ देते हैं। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से सवाल आता ही नहीं है। मैं जो गारंटी वाला बात बोल रहा हूं कि हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा, वो 3 चैप्टर्स है। तो अगर मैं इन 3 चैप्टर्स की बात करूं, अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, तो बेटा तीनों ही क्वेश्चंस डुएबल होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है आपसे होगा नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, बात ये होती है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है तो अगेन इनका फोटो बहुत गंदा दिखता है। क्वेश्चन का जो शक्ल होगा वो इतना मैथमेटिकल होगा कि आपको लगेगा कि नहीं होगा, लेकिन जब एक बार करोगे तो बोलोगे सर क्या चिंदी सवाल है सर। समझ गए? एक आपके लिए बढ़िया कि बेटा इन चारों चैप्टर में एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए। एनसीईआरटी को इन 4 चैप्टर के लिए आप हल्के में मत लीजिएगा, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि एनसीईआरटी के साथ बैठे। अगर आप एनसीईआरटी ठीक से कर पा रहे हो, तुरंत कर पा रहे हैं, तो बेटा अगर जेई का भी सवाल दूंगा तो आप दिमाग लगा ही दोगे। समझ गए? तो एनसीईआरटी में तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छा है, ऐसा मान के चलिए कि बहुत अच्छा नहीं, काफी अच्छा है, बहुत बहुत ज्यादा ही अच्छा है। जेई के लिए ठीक है सर, हाँ मेंस के लिए तो बहुत अच्छा है वो। समझ गए? तो अब की बात, जो भी आपके असाइनमेंट्स होंगे वो एक्चुअली मैं एनसीईआरटी के लेवल पे दूंगा, या मैं होमवर्क दूंगा तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज होमवर्क दूंगा, तो हर सवाल आप एनसीईआरटी से करके लाइएगा। चलिए इंटीग्रेशन के बारे में समझते हैं कि सर इंटीग्रेशन होता क्या है। देखिए बोलने को तो बहुत सारी बातें हैं, समझाने के लिए भी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सारा चीज समझाऊंगा नहीं। मैंने B2 बैच में ऑलरेडी समझाया था, 1 घंटा इंटीग्रेशन की
पूरा समरी को बताया था इंटीग्रेशन क्या है, कहां से आया। आपके लिए बस मैं इतना बोलूंगा कि जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिए। पहला कि इंटीग्रेशन का नाम क्या होता है, प्रिमिटिव होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रल होता है। ये एंटी डेरिवेटिव क्यों बोला गया, डेरिवेटिव का आंटी क्यों बोला गया इसको, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। हम पूरे चैप्टर में एक वैसे चीजों की खोज करने वाले हैं जो एक्चुअली हमको पता है, सच में जो हमने पढ़ा है उसको ही खोज करने वाले। हमने डिफरेंशिएशन पढ़ के आया, यस बिल्कुल पढ़ के आया। अब हम उल्टा सोचेंगे सर। उल्टा सोचने का मतलब क्या है कि दुनिया वाले आपको सिखा के रखे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है। अब इंटीग्रेशन बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स होगा। आप लोग स्कूल में चैप्टर शुरू हो गया है? नो सर। तो जब भी आपसे पूछा जाए, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपसे पूछा जाए बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो अपने मन से पूछोगे कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन है? लॉग सर 1/x किसी का डिफरेंशिएशन है क्या? तो आपके अंदर आवाज आएगा सर हाँ log x का, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विल बी log x। जस्ट उल्टा सोचो, log x और बगल में c आता है इसलिए इसको इंडेफिनिट बोला जाता है। c क्यों आता है बता रहा हूं क्यों आता है। जेई के बच्चे हो तो बताना पड़ेगा, बोर्ड वाले को नहीं बताते कि सर c क्यों आता है। फिलहाल आप मतलब समझ के रखे बेटा लोग कि हमको सोचना क्या है। अगर आपसे कोई बोले कि इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? किसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है? tan x का। तो आंसर हो जाएगा tan x प्लस सी। और यही मैं कुछ देर पहले बोला था कि हम वही चीज करने वाले हैं जो एक्चुअली हमको पता है। इसलिए डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेशन पढ़ाना थोड़ा सा मेरे को ऑब्वियस लगता है, क्योंकि डेरिवेटिव बच्चे का ताजा दिमाग में है, तो आप इंटीग्रेशन कराएंगे तो जल्दी चीजों को पकड़ लेगा। नहीं तो एओडी कराते कराते तो उसको साइन एक्स का डेरिवेटिव भूल जाता है। सर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? बात समझ में आ गई? चलो ये चीज आप समझे कि हम इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब एक काम, इंटीग्रेशन ने बोल के रखा है, क्या बोल के रखा है कि अगर आप किसी का भी लेट्स से कि y का इंटीग्रल निकाल रहे हैं और y का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में i है, तो इंटीग्रेशन बोलता है कि जब i का आप डिफरेंशियल निकालेंगे, di/dx निकालेंगे, तो ये y होगा। याद करने के लिए आप बोलिएगा 2-4 बार तो याद होगा। इफ इंटीग्रल ऑफ y इज i, देन डिफरेंशियल ऑफ i इज y। बोल लोगे मैंने जो बोला? एक बार वापस बोल देता हूं। इफ इंटीग्रल ऑफ y इज i, देन डिफरेंशियल ऑफ i इज y। बोल दोगे? yes sir। यस सर। बोलिए फिर। if integral of y is differentiation of I इक्वल टू आई, देन डिफरेंशियल ऑफ i इज y। यस साइन का डेरिवेटिव cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। अगर 1/x का, अगर log x का डेरिवेटिव 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। जस्ट उल्टा प्रोसेस है। तो अगर आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है। बात समझ में आ गई? यस। तो चलिए और आप गेस कर लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखते हैं कितने लोग गेस कर पाते हैं। बताइए जरा। sin in x प्लस, क्या बात है, बहुत जल्दी सीख जाओगे फिर तो ये चैप्टर सारा फॉर्मूला या डेरिवेटिव, तो ये चैप्टर तो आपके लिए पपलू है पूरा का पूरा। चलिए जी। अच्छा इंटीग्रेशन सर होता क्या है? पहला चीज कि मैंने जो लाइन बोला है सभी लोग लिखेंगे, याद है ना? क्या बोलना है कि इंटीग्रल ऑफ y इज y, देन डिफरेंशियल ऑफ, सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि एवरीथिंग इज द सम टोटल ऑफ लिटिल पार्ट ऑफ इटसेल्फ।
दुनिया की हर चीजें अपने ही छोटी छोटी टुकड़ों का सम होती है। अगर आप x के छोटे छोटे टुकड़ों का सम निकालेंगे तो आपको एक बड़ा x मिलेगा। अगर आप y के छोटे छोटे टुकड़ों का सम निकालेंगे तो आपको एक बड़ा y मिलेगा। अगर आप z के छोटे छोटे टुकड़ों का सम निकालेंगे तो आपको एक बड़ा z मिलेगा। बात समझ में आ गई? नहीं ना, ये बात नहीं समझे। मैंने बोला कि समझ गए। टोटल ऑफ लिटिल पार्ट ऑफ इटसेल्फ, एक इंसान भी अपने ही सेल के टुकड़ों का सम है। इसलिए जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़े रहेंगे तो हमको मालूम रहेगा कि सर एक सरफेस पे हम कोई एक जगह इलेक्ट्रिक वो निकालते हैं ना चार्ज का, और फिर हम टोटल चार्ज का हम लोग क्या करते हैं बेटा, ओवरऑल सरफेस हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमको पूरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि अगर सामने वाला सर इस थ्योरम में इंटीग्रेशन कर रहा है तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि दुनिया की हर चीजें अपने ही छोटी छोटी टुकड़ों का सम होती है। यस सर। हमारा भी टारगेट यही होगा कि अगर हमको एक कर्व का एरिया फाइंड करना है तो पूरे कर्व में से हम एक छोटे से पार्ट का निकाल लेंगे, और वो छोटा पार्ट क्या होगा, हम कर्व को इतना छोटा करेंगे कि आपको एक रेक्टेंगल दिख जाए। जैसे मान लीजिए कि मैं इस कर्व को सिर्फ इतना छोटा किया हूं, आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, कर्व के सिर्फ इतू सा पोर्शन कट करेंगे और इसका एरिया निकालेंगे जो कि प्योरली आपको रेक्टेंगल जैसा बनेगा। और रेक्टेंगल का एरिया हमको मालूम है। अगर कोई पूछे कि आप रेक्टेंगुलर शेप क्यों कट कर रहे हैं तो बोला क्योंकि सर हमको एरिया मालूम है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बात समझ में आ गई? अब ये क्यों सिखा रहा हूं देखिएगा, इसके पीछे की कहानी क्या है बेटा। अगर ये पूरा x है, अगर ये पूरा x है और ये पूरा y है, मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे, जो पॉइंट है x, y, मैं सोचा कि सर इस पॉइंट पे मैं एरिया निकालूं। अब मैं पूरा एरिया तो नहीं निकाल सकता, एक ही बार ओवरऑल एरिया नहीं निकाल सकते सर। रीजन क्या है सर, हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है ऐसे शेप का एरिया निकालने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे कर्व को एक छोटा सा एरिया में कट कर दूंगा। और कौन से एरिया में कट करना है, इतना उसको छोटा में कट कीजिए, इतना छोटे में कट कीजिए कि वो आपको अप्रॉक्सीमेटली बहुत ही ज्यादा एक रेक्टेंगुलर शेप दिखे। मैं बिल्कुल इतना सा कट किया हूं, समझ में आया? और ये आपको एकदम पूरा रेक्टेंगल नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी आपको एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। अगेन आपको वो देखेगा कि ये छोटा सा यहाँ पे एरर भी है, क्योंकि रेक्टेंगल ये बनता, मैंने ये पॉइंट ज्वाइन किया, आपको देख रहा है ये छोटा सा गैप, ये एरर होते हैं। तो इंटीग्रेशन भी आपका कैलकुलस बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो आपको एरर देगा ही देगा। अगर आप यही चीज यहां पे सिलेक्ट किए रहते तो रेक्टेंगल यहां पे बनता और एरर आपको इतना दिखाई देता, ऊपर में एक ट्रायंगल और नीचे में एक रेक्टेंगल, ये आपको एरिया दिखाई देगा ही देगा। अब क्योंकि मैंने x के छोटे पोर्शन को कट किया है, ध्यान से समझिएगा, क्या बेटा अभी भी ये y है, ये हाइट मतलब y होगा। अग्री करते हैं इस बात से? हाँ जी सर, बिल्कुल। मैंने पूरे x में से एक छोटा एलिमेंट्री x लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब मैं बोलूं बेटा अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया बताइए, तो क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, y इंटू dx। और इस एरिया को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा लोग, y। ये मिल जाएगा आपको एरिया ऑफ कर्व। लेकिन बात यही है कि आपने पूरा एरिया निकाला है, ये दुनिया वाले को कैसे पता चलेगा? तो आपको इनिशियल पॉइंट जो 0 से है और लास्ट पॉइंट जो मान लीजिए कि आपका a तक है, तो आप यहां से लिखते हैं 0 से लेकर के a तक, y dx को इंटीग्रेट करोगे तो पूरे कर्व का एरिया मिल जाएगा। आई होप इसका मीनिंग समझ में आया आप लोगों को? यस सर। इसका मीनिंग क्या है कि सर आप एरिया निकाल रहे हो, और ये जो लिखा गया है वो क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यस सर। वो इतना डर रहे हैं आप लोग सर y dx क्या होगा, x dx क्या होगा, कुछ नहीं है बेटा, वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। समझ में आया? बिल्कुल आ गया सर। तो ये क्या है एक्चुअली में,
लेंथ इंटू area. समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर। अच्छा हाँ, कभी कभी ऐसा भी दिखेगा कि यहाँ पे आपको x दिखेगा, यहाँ पे आपको dy दिखेगा, बिल्कुल दिख जाएगा। तो अगेन ये सामने वाला बता रहा है कि आपका एरिया x एक्सिस पे लिया गया है। इतना छोटा हो गया कि दिख नहीं रहा है। लीजिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, मेरे को उम्मीद नहीं था कि मैं इतना छोटा भी लिख दूंगा। लीजिए Yes. अब दिख रहा है कि नहीं? सर दिख रहा है। Yes, sir. कुछ ज्यादा ही Yes. हो गया। एनीवे, तो ये जरूरी नहीं है कि बेटा आपने निकाला है एरिया ऑफ अ कर्व जो x एक्सिस के अंडर आ रहा है। आपको कभी कभी दुनिया में ऐसे भी कर्व मिलेंगे जो y एक्सिस की ओर रहेंगे, लाइक कि ऐसा भी कर्व मिलेगा आपको। तो इस बार जो आप पोर्शन कट करेंगे वो कहां पे कट करेंगे? y एक्सिस पे। तो ये होता है dy, और ये टोटल का टोटल विड्थ क्या होता है बेटा लोग? x। तो इस टाइम पे अगर इस स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे तो होता है x इंटू dy। Yes. तो ये अपने आप समझ में आता है कि सर इसका एरिया अंडर y एक्सिस फॉल हो रहा था, और ये जो एरिया है ये किसके अंडर फॉल होता है बेटा लोग? dx के ऊपर। X. क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये एरिया एक्यूरेट है क्या? बिल्कुल नहीं। नो सर। No, sir. अब दुनिया वाले बोले एक्यूरेट कैसे नहीं है, तो बोलना कि देखो भैया ये छोटा सा एरर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इतना ज्यादा छोटा एरिया, छोटा एरर है, इतना ज्यादा छोटा एरर है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। फिर से दिमाग में सवाल आएगा कि सर आपके मुंह से बोल देने से छोटा एरिया है हम कैसे मान लेंगे? तो आपको कुछ तो दिखाना पड़ेगा यहां से, तो आप फील करोगे तो आपको समझ में सर ये तो लिमिट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आ गया। बात समझ में आई? तो हम लोग बोलेंगे सर यहाँ पे जो dx है या ये जो एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू 0 है। Zero. लिमिट भी इवॉल्व होगा ऐसे क्वेश्चंस में जो आपको सिखाए जाएंगे लिमिट एज अ सम, वो आएगा उस चैप्टर में, आपको अभी से समझा दे रहा हूं। तो चलिए एक बार वापस से उसी थ्योरम पे आते हैं कि अगर इंटीग्रल ऑफ एनीथिंग इज i देन द डिफरेंशियल ऑफ सेम थिंग विल बी y। अब ये सवाल है, अब जानते हैं कि सर अगर y का इंटीग्रल i है तो आप प्रूफ करके दीजिए कि i का डिफरेंशियल y होगा। एक बार प्रूफ कीजिए, करना बहुत आसान है। ये कौन है बेटा लोग? i है। दुनिया की हर चीजें अपने ही छोटी छोटी टुकड़ों का सम होती है। मैं i को लिख सकता हूं di, और यहां पे है इंटीग्रल y dx। तो अगर ये पूरा एरिया बराबर है, अगर इन दोनों का छोटा एरिया भी बराबर ही होगा, है ना, दो कर्व है, अगर वो पूरे बराबर है तो उनके छोटे छोटे पार्ट्स भी आपस में बराबर होंगे। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि देन di विल बी इक्वल टू y dx, और यहां से आप लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू di by dx। हमने ये प्रूफ किया, और प्रूफ बहुत ज्यादा खतरनाक सा नहीं है, आप रोने लग जाओगे। हमने ये बात प्रूफ किया कि अगर इंटीग्रल, कैसे बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, इफ इंटीग्रल ऑफ y is y then differential of i is y। Y. यहां पे हमने क्या बोला था कि एवरीथिंग इज द सम टोटल ऑफ, ऐसे बोलने से क्या मालूम पड़ता है कि सर इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट सम। इंटीग्रेशन कुछ और नहीं है, कैलकुलस के लैंग्वेज में प्लस लिखने का तरीका है। अलजेब्रा में हम प्लस को कैसे लिखते हैं, सम को कैसे लिखते हैं? सिग्मा से। कैलकुलस में हम सम को कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेशन। तो डरना मत अगर इंटीग्रेशन दिख जाए तो। ये सिग्मा से तो सर हम पहले से ही डर रहे थे, अब क्या और हमारी समस्या में सर कुछ कमी रह गई थी, दुख में कमी थी जो आपने इंटीग्रेशन ला दिया। अब क्या करेंगे, पढ़ना तो है। सो एवरीथिंग इज सम टोटल ऑफ लिटिल पार्ट ऑफ इटसेल्फ। एक्स अपने ही छोटे छोटे टुकड़ों का सम होता है। वैसे आप y को पढ़ेंगे तो एवरीथिंग इज सम टोटल ऑफ लिटिल पार्ट ऑफ इटसेल्फ। बोलने से कई चीजें क्लियर हो गई कि सर इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स टोटल सम, डी रिप्रेजेंट्स एलिमेंट्री एरिया या एलिमेंट्री पार्टिकल बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि बहुत छोटा पोर्शन है। सर आप ये पूरे x का छोटा सा पोर्शन लिया हो तो क्या बना? dx। पूरे y का मैंने छोटा सा पोर्शन लिया है तो क्या बना बेटा? dy। Bye. समझ में आ गया?
यस Yes, सर। sir. dx 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 छोटा छोटा जोड़ते जाएंगे तो हमारा टोटल क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। अगर ये dy 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 जोड़ते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, y मिल जाएगा। तो टोटल मुझे मिल जाता है सर। ये फॉर्मूला है, जरा एक बार यहां से बात करते हैं सर। यस सर। उल्टा सोचेंगे ना, ये अभी भूल जाना सर। किसका डेरिवेटिव 1 होता है, x का। कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट बाहर आ जीरो। ध्यान रखिए, कांस्टेंट का इज्जत नहीं है, उसको चुपचाप बाहर निकाल दिया करो। लिमिट है बाहर निकाल दो, डेरिवेटिव है बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन बाहर निकाल दो, उसका कुछ है ही नहीं। हमारे लिए कुछ नहीं है सर, वो कांस्टेंट ही है सबके लिए, तो उसको बाहर निकालिए दो। तो अगर के आपको अंदर दिखा तो के को बोलिए बाहर चाहिए बेटा। बच गया यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ डीएक्स। अभी समझाया कि हर छोटी छोटी चीज अपने ही बड़े चीज के बराबर होती है। तो डीएक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स। डीवाई का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वाई। डीजेड का इंटीग्रल क्या होगा, जेड। Z. एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन बड़ा प्यारा है सर, एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। हमारा डेरिवेटिव में अगर पूछा जाता है कि एक्स पावर एन का डेरिवेटिव बताइए तो ये हो जाता है n X raised over n. इंटू एक्स पावर n N इंटू minus और one. n माइनस 1। माइनस 1। समझ गए? हाँ जी सर। Yes, sir. इंटीग्रेशन पूछा एक्स पावर n dx का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप लिखेंगे बेटा x के Yes, sir. पावर ऐड कर N दीजिए plus one और upon सेम पावर से डिवाइड कर दीजिए, Plus C. सेम पावर से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो c आएगा ही। Yes. c कब आता है, जब आपका Constant. इंटीग्रेशन हो। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर। सेम कि 1/x किसका डिफरेंशियल है, log x का, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। e पावर x किसका डिफरेंशिएशन है सर, e पावर x का, तो e पावर x का इंटीग्रल भी e पावर x ही होगा। a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो a पावर x किसका डेरिवेटिव होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा डेरिवेटिव ऑफ a पावर x बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, a पावर log A. log a। Yes, sir. समझ में? अब ये कांस्टेंट है, आप इसको इधर भी लेके आ जाएंगे तो 1/log a, कांस्टेंट है उसको उधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/a डेरिवेटिव ऑफ a पावर x इज a पावर x, है ना। तो ये a पावर x किसका डिफरेंशियल है, तो सर इसका डिफरेंशियल है। कांस्टेंट है तो उसको अंदर बाहर कर सकते हैं, तो यू कैन से कि सर डिफरेंशियल ऑफ a पावर x बाय log a ये होता है a पावर x। तो अगेन a पावर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला, है ना। फंडा अगेन सेम, इफ इंटीग्रल ऑफ y is I then differential of I will be y, तो differential I will be y, यही तो है आपका y। सो a पावर x का इंटीग्रेशन a पावर x डिवाइड बाय log होता है। तो डेरिवेटिव में जो चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं वो चीजें यहाँ पे डिवाइड में चली जाती हैं। अब sin x किसका डिफरेंशियल है सर, cos x का, नहीं माइनस x का, Minus cos x. क्योंकि sin x किसी का डिफरेंशियल नहीं होता है। sin x का डिफरेंशियल, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x होता है, तो माइनस साइन इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस cos x। cos x का इंटीग्रल क्या होगा, sin x। ये सारा चीज आपको याद करना है, ठीक है। ये Yes, sir. यस सर। सर टाइम में हम इसके और फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, इसलिए आपको मैं आज सजेस्ट करूंगा कि बेटा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1 आपसे होना चाहिए। ये आपका होमवर्क रहेगा पूरा का पूरा। सर आपने कुछ पढ़ाया नहीं तो आपने होमवर्क क्यों दे दिया, पढ़ा एक्सरसाइज मतलब कौन सी? इंटीग्रेशन NCERT का. फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छा, इंटीग्रेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज। सर कर क्या ले। इस पे बेस्ड है वो इन फॉर्मूलाज बेटा? पर? क्या हुआ? सर मतलब जो आपने अभी तक समझाया ना उस पे बेस्ड है ना वो? हाँ हाँ उस पर ही बेस्ट है। मैं 2-4 सवाल करा दूंगा, टेंशन ना लीजिए, लेकिन इस बात की गारंटी कि आपसे बन जाएगा। वो नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी हमको करना ही करना है, एनी हाउ करना है। देखिए अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं सर। कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, सम पे इंटीग्रेशन टूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों चीजें नलीफाई हो जाते हैं। एक चीज का पहले डिफरेंशिएशन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। इंटीग्रेशन में आपको एक सवाल मिलेगा भाई, लास्ट में बोलेगा फाइंड प्रिमिटिव ऑफ, नहीं फाइंड एंटी डेरिवेटिव बोलेगा। प्रिमिटिव एनसीईआरटी वाले यूज नहीं करते, वैसे मालूम है एनसीईआरटी वाले को, एनसीईआरटी वाले तेज हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स निकाल करके उसका अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे
तो आपको cos x नहीं sin x ही मिलेगा। कैसे, देखते हैं कैसे। डिफरेंशियल ऑफ sin x कितना हो जाएगा बेटा लोग, cos x, cos x और cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin x। तो हम ये बोल सकते हैं, लेकिन याद रखना कि प्लस से भी तो आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, काट देते हैं, सेम लाइक इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि अगर इंटीग्रेशन पहले आया तो एक कांस्टेंट लेकर आएगा, अगर इंटीग्रेशन पहले आया तो एक कांस्टेंट लेकर के आएगा। यहां तक सबको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं वो चीज पे जो चीज का हमको इंतजार था कि सर सी क्यों आता है। हाँ जी, लीजिए सी क्यों आता है समझते हैं। मैंने जस्ट अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो है फॉर्मूला बेटा एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करने जाऊं तो सर बड़ा प्यारा है कि आप एक्स पावर 3/3 रख दीजिए, है ना। सर एक काम करते हैं और छोटा लेकर चलते हैं, और छोटा ले लेते हैं। लेट्स से कि हमने x का ही इंटीग्रेशन निकाला, तो x स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। पावर में एक ऐड करके डिवाइड कर दीजिए सेम चीज से, तो x पावर 2/2 प्लस c होगा। मान लीजिए सर मैंने c नहीं लिखा तो क्या पाप कर दिया, मैंने कुछ ज्यादा पाप किया? बिल्कुल नहीं, आपने कोई पाप नहीं किया, आपका आंसर सही है। लेकिन जब आप लॉजिक से देखेंगे तो एक चीज आपने गलत किया है। आपको बोला गया कि अगर इसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है तो इसका डिफरेंशियल क्या होना चाहिए था बेटा, ये आना चाहिए। अग्री करते हैं कि नहीं? यस सर, अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 निकालने जाऊं तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 2x। बात तो सही, सॉरी x तो सही है सर कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन ये लाया तो इसका डिफरेंशियल सर यही आ रहा है, तो फिर गलती कहां से, गलती है, बिल्कुल सही हो आप। मान लीजिए कि कोई बच्चा यहाँ पे ये लिख देता एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4, निकाल के देखते हैं जरा सर इसका डिफरेंशियल क्या होगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 4, एक्स स्क्वायर बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा लोग, 2x बाई 2, 0 अगेन क्या होगा, बड़ा कंफ्यूजन है सर कि अगर यहाँ पे मैंने 4 लिखा तो भी डेरिवेटिव x आ रहा है, अगर यहाँ पे 6 लिखूंगा तो भी डेरिवेटिव 0 होगा। रीजन क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है सर। तो सर अगर मैं, अब देखिए यहां से कई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से क्लियर होंगे कि सर अगर मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड कर देता हूं तो फर्क नहीं पड़ता है सर, इसका भी डिफरेंशियल यही आएगा। हाँ जी यही आएगा। तो सर आपने सी क्यों लिखा, सर सी किस टाइप का कांस्टेंट है? हम तो सर दो टाइप के कांस्टेंट जानते हैं, एक जो होता है जो यूनिवर्सली कांस्टेंट होता है, जैसे कि नंबर्स हो गए आपके 1 2 3 4, ये कहीं पे भी चेंज नहीं होंगे, इंडिया में भी वही है, अमेरिका में भी वही होंगे, मून पे भी वही होगा। एक कांस्टेंट होता है जो हमारी मर्जी से चेंज होता है। अब कोई बच्चा 4 लिख रहा है, कोई बच्चा 2 भी तो रख सकता था, लेकिन उस टाइम उसका डिफरेंशियल क्या आता बेटा, x ही आता। इसलिए इसको बोला जाता है, दो नाम दिया गया मार्केट में, इसको बोलते हैं या तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलिए, ये कांस्टेंट ऑफ, या इसको बोल दिए आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब होता है कि अपने इच्छा के अनुसार चेंज कीजिए इसको। आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से। तो अगर आपको 4 रखना है रखिए, 2 रखना है रखिए, 6 रखना है रखिए, लेकिन अगर मैं 6 रख देता तो वो पूरे के पूरे यूनिवर्स के लिए 6 हो गया रहता। इसलिए हम लोग वो कांस्टेंट यहाँ पे नहीं अप्लाई करते हैं, हम एक सी अप्लाई करते हैं कि सी मतलब जिसको जो मर्जी करना है सर करिए। बात समझ में आई? तो क्या आपको ये पता चला कि सर सी जो है उसको लाने से मार्केट में फर्क नहीं पड़ता, और सी आना ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सर यहाँ पे इसका भी डिफरेंशियल ये आ रहा है। अगर मैं 1 रखता तो सर उसका भी डिफरेंशियल ये आता, अगर मैं 0 रखूं, कुछ ना रखूं, तो भी सर उसका डिफरेंशियल x ही आ रहा है। यस सर। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है सर कि इंटीग्रेशन कभी भी फिक्स आंसर नहीं देता है। ये बात आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला है? बहुत बड़ी बात बोली है, सुनिएगा ध्यान से, बहुत बड़ी बात बोली है अभी
क्यों बोली है ये भी मैं आपको बता रहा हूं, मैं लिख भी दे रहा हूं कि इंटीग्रेशन नेवर गिव्स यूनिक आंसर। इंटीग्रेशन नेवर गिव्स यूनिक आंसर। इंटीग्रेशन कभी भी यूनिक आंसर नहीं देता है। इसलिए जब जेई के सम को आप करने जाएंगे, ध्यान से सुनिए बेटा, जेई को सम को आपको करने जाएंगे तो मैक्सिमम टाइम आपको सवाल में आंसर दिया जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इंटीग्रेशन हमारा एक आंसर नहीं देता है, हमारा इंटीग्रेशन बहुत सारा आंसर देता है, और अल्टीमेटली सारे आंसर्स घूम फिर करके एक ही बनते हैं। तो जेई वाला क्या करता है कि इस परेशानी से बचने के लिए वो क्वेश्चन और आंसर दोनों देगा और बोलेगा उसमें ही कुछ आंसर में कुछ अननोन टर्म्स डाल देगा, ABCD डाल देगा, बोलेगा अब इनका वैल्यू बताओ। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ बेटा कि इंटीग्रेशन आंसर एक नहीं देता है, मतलब वो हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि सवाल को अप्रोच कैसे किया है। तो अगर एक बच्चा दूसरी तरीका से अप्रोच किया, दूसरा बच्चा दूसरा तरीका से अप्रोच किया, आंसर दोनों के अलग अलग आएंगे, दोनों के ही सही है। तो जेई वाले कितने लोगों का ऑप्शन रखेगा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूं? तो जेई क्या करता है कि इंटीग्रेशन में मैक्सिमम टाइम आंसर भी दे देता है। अब वो आंसर देने से फायदा ये हो जाता है कि अब बच्चे लोग जबरदस्ती का दिमाग नहीं लगाएंगे। अब उनको मालूम है कि अगर जेई ने इस सवाल का आंसर ये दिया है तो कुछ ना कुछ तरीका से इसको बनाया रहेगा। अब वही तरीका आपको ढूंढना होगा कि किस तरीका से बना करके जेई ने आंसर ये लाया। तो सबके लिए एक ही मेथड हो गया ना। सेम आपको एक मेथड से करोगे तो वही आंसर आता है, वो मेथड ढूंढिए आप कि कौन से मेथड से हमारा आंसर ये आया। मैक्सिमम टाइम ये होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको हर हमेशा आंसर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब आप देखेंगे पिछले साल का पेपर भी देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। उसमें कुछ अननोन टर्म्स होंगे जो मालूम नहीं होंगे। ये वाला चीज क्लियर है बेटा लोग? यस अच्छा, अब एक बात बताइए सर, आपने बोला, बहुत केयरफुली समझिएगा, क्योंकि हर चीज को ज्योमेट्रिकली, मैथ्स का मतलब ये है कि आप एक चीज को मैथमेटिकली समझिए, अलजेब्रा में समझिए, और दूसरी चीज को ज्योमेट्री में समझिए। अगर दोनों कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो मैथ्स का वो कॉन्सेप्ट आता है। तो हमने तो ये देखा कि सर अगर मैं इंटीग्रेशन एक्स का निकालूंगा, अगर मैं इंटीग्रेशन एक्स का निकालूंगा, सॉरी एक्स का, हाँ एक्स का ही निकालूंगा, तो इसका ये आ रहा है x² + 2 + c आ रहा है। तो सर अगर मैं इसका डिफरेंशियल निकालूंगा तो ये आना चाहिए था। पॉइंट क्लियर है कि अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशियल ये आएगा। सर डिफरेंशियल निकालने का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल निकालने का मतलब होता है कि सर आप स्लोप निकाल रहे हैं इस कर्व का। यही सिखाया गया पिछले चैप्टर में आपको कि अगर आप इसका डिफरेंशियल निकाल रहे हैं तो बेटा इसका स्लोप निकाल रहे हैं आप। इसका मतलब सर ये कर्व का स्लोप x होना चाहिए था, होना चाहिए था। तो एक काम करो सर, पहले बताओ ये किसका कर्व है? पैराबोला। x² क्या है? पैराबोला। तो मैं 1/2 को छोड़ता हूं, क्योंकि 1/2 करेगा क्या? कर्व को श्रिंक करता है, एक्सपांड करता है। यही तो होता है जब x में कोई चीज मल्टीप्लाई होती है। तो इतना छोड़ो, मैं x² का कर्व बना रहा हूं। x² का कर्व बना कुछ ऐसा। अब देखिएगा कि अगर आप 1 ऐड कर दिए, ज्योमेट्रिकली आपको प्रूफ करके दे रहा हूं, ज्योमेट्रिकली प्रूफ करके दे रहा हूं, ये बातें सेम क्यों है। अगर कोई बच्चा यहां पे कुछ ऐड नहीं किया, मतलब 0 ऐड किया, तो आपका कर्व ये बनेगा, पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर किसी ने 1 ऐड किया तो पैराबोला 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। यस सर। ये तो ग्राफ में आप जानते ही रहेंगे। हाँ जी सर। तो पैराबोला आपका 1 यूनिट ऊपर चला आया। अगर किसी बच्चे ने -1 ऐड किया रहता, यहाँ पे बोलता सर हमारे लिए c -1 है, तो पैराबोला क्या होता बच्चा लोग? 1 यूनिट नीचे। तो ये जो 0 से पास हो रहा था अब की बार -1 से पास होता। क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। अब एक मान लीजिए सर कि आप इस कर्व के स्लोप को निकाल रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं ना कि आप इसका स्लोप निकालिए, इसका स्लोप निकालिए, इसका स्लोप निकालिए, हर बार आपको एक से मिलने वाला है। आप तो ये बोल रहे हैं, क्योंकि इसका हर, आप यहाँ पे 1 2 3 रखिए, लेकिन हर बार डिफरेंशियल आपका x ही आएगा। मैथमेटिकली तो सर आ ही रहा था, क्योंकि डेरिवेटिव हर बार 0 बन रहा था। ज्योमेट्रिकली समझा करके दिखाइए सर ये 0 बनता है कि नहीं। तो मान लीजिए बेटा कि मैं x = x के कोई पॉइंट पे, लेट्स से कि मैं इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे,
ये पॉइंट पे मैं स्लोप निकालना चाहता हूं, मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूं, जहां पे ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब ये तो बेईमानी हो जाएगी ना कि मैं इस कर्व को इस पॉइंट पे निकाल लिया और इस कर्व को इस पॉइंट पे निकाल लिया और इस कर्व को इस पॉइंट पे निकाल लिया, तीनों अलग अलग पॉइंट पे ग्रेडियंट निकाले, स्लोप निकाले और दुनिया वाले को बोल दिया सर बराबर नहीं है। अरे नहीं, सेम पॉइंट पे निकालेंगे तब ऑब्वियस सी बात है ना भैया कि आप एक पॉइंट पे स्लोप निकालिए और चेक कीजिए कि क्या सारे स्लोप बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो लेट्स से कि मैं x इक्वल टू एक्स नॉट पे इसका स्लोप निकाल रहा हूं। स्लोप का मतलब क्या होता है सर? टैंजेंट, यही होता है ना डेरिवेटिव का मतलब टैंजेंट। निकालिए इस पॉइंट पे टैंजेंट, आपको दिख जाएगा कि सर ये सारे बराबर थे। इस पॉइंट पे टैंजेंट ये रहा बच्चा लोग, बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है सर बिल्कुल। इस पॉइंट पे टैंजेंट निकालिए आप, और इस पॉइंट पे टैंजेंट निकालिए आप। थोड़ा सा मुश्किल है टैंजेंट निकालना, लेकिन फिर भी वी कैन ड्रॉ। कोशिश करते रहिए सर, हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। मैं जैसा बन रहा है वैसा बना रहा हूँ, ठीक है? यस सर। ठीक है सर। ये कर्व के बीच में थोड़ा ये भी नहीं है ना, डिस्टेंस भी सेम नहीं है। अगर कर्व पे, अगर ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बहुत अच्छा से बनेगा। सर हम समझ गए आप क्या बनाना चाहते हो। क्या बनाना चाहते हैं हम? चलिए हो गया, ठीक है, जो भी बना आप देख लीजिए। तो मैंने क्या किया बेटा, इस पॉइंट पे टैंजेंट निकालना है, निकाला। मैंने देखा सर हर बार इसका थीटा सेम आ रहा है, यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे जो थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है, सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि सर लाइंस पैरेलल दिख रही है हमें। तो अगर हर स्लोप पैरेलल है, इसका मतलब अगर लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप भी सेम होता है। इसका मतलब सर आप इस कर्व का इस पॉइंट पे स्लोप निकालिए जो +1 था दुनिया वाले के लिए, या जो सी में 0 ऐड किया गया सर उसका स्लोप निकालिए, या जो सी की जगह पे -1 लिखा गया उसका स्लोप निकालिए। सर हर बार स्लोप सेम आ रहा है। बात समझ में आ गई? यस सर। होता है। तो इसका मतलब एक बात बताइए सर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है फिर? इससे आपने क्या सिखाया हमको? हमने सिखाया कि बेटा ये जो चीज है ये इसके बराबर है, और ये जो चीज है ये फैमिली ऑफ कर्व है। समझ में आया? नहीं आया सर? फैमिली ऑफ कर्व क्यों बोल रहे हो सर आप? क्योंकि बेटा एक्स स्क्वायर तो एक कर्व हुआ, जब आप सी में कुछ नंबर्स ऐड करने लग जाओगे तो बहुत सारा कर्व मिलते जाएगा आपको। तो एक्चुअली एक कर्व तो हुआ नहीं। एक कर्व कब होता? अगर मैं सी का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट कर देगा सर, एक्स स्क्वायर बाई 2+6 है, तब वो पैराबोला बनाते जो 6 यूनिट ऊपर है, तो दुनिया वाले के लिए 6 ही होता, वो एक ही कर्व होता। लेकिन जिस मोमेंट पे मैं इस वैल्यू को सी लिख देता हूं, ये हर लोगों के लिए अलग अलग वैल्यूज लेता है। वो डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा लोग? फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस फैमिली ऑफ कर्व को सीखते हैं। इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि फैमिली ऑफ कर्व को निकाला कैसे जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में इसी फैमिली ऑफ कर्व का एरिया ढूंढेंगे, जिसमें हम कुछ लिमिटेशन डाल देते हैं कि 0 से लेकर 2 तक क्या है, 3 से लेकर 4 तक निकालिए। तो जब इनके लिमिट को असाइन कर देते हैं तो क्या निकालने लग जाते हैं हम लोग? एरिया निकालने लग जाते हैं। समझ में आया? तो इसको इनडेफिनिट क्यों बोला गया? इनडेफिनिट इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे जो सी है उसका वैल्यू फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप वैल्यू कौन सा ले रहे हैं। तो इसका मतलब कि सर ये इनडेफिनिट है, ये अनिश्चित है सर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप आने वाले चैप्टर में देखेंगे कि जिसमें हम इसका लिमिट डिफाइन कर देते हैं, सी का वैल्यू गायब हो जाता है। और क्योंकि सी का वैल्यू गायब हो जाता है तो उस चैप्टर का नाम पड़ता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो दोनों में बस इतना ही फर्क है सी का, कि इसमें सी आएगा उसमें सी नहीं आएगा। क्या पॉइंट क्लियर है बच्चा लोग? जाते जाते एक छोटी सी बात बता के जा रहा हूं, और यही जितना चीज बता दिया अगर आप एग्जाम्पल देखकर भी बनाएंगे तो सवाल आपसे बन ही जाएगा। लास्ट बात बता के जा रहा हूं कि बेटा इंटीग्रेशन हमारा बिल्कुल डेरिवेटिव के जैसा नहीं है कि डेरिवेटिव में हम हर बार चेन रूल लगा करके पार हो जाते थे। हमारे इंटीग्रेशन में ऐसा कोई चेन रूल एग्जिस्ट नहीं करता है कि हम सर चेन रूल लगाकर इंटीग्रेशन कर देंगे, गलत हो जाएगा।
अगर आप y इज इक्वल टू एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ध्यान में रखिए और बिल्कुल आज से ही दिमाग में डाल दीजिएगा कि ये f ऑफ x वो फंक्शन होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है, whose integration is known, whose integral is known। अगर ये ऐसा आ गया कि नहीं पता है तो आप पूरे सवाल को चेंज करके ऐसा इंटीग्रेशन बनाएंगे कि वो चेंज हो जाए। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। बेटा आपसे अगर पूछा गया कि i इज इक्वल टू tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताइए। अगर सवाल डेरिवेटिव का होता तो हम बिल्कुल सर ऐसा करते, डेरिवेटिव ऑफ tan स्क्वायर x, सबसे पहले क्या लगाते बेटा लोग, x पावर n वाला फंडा कि tan स्क्वायर का हो जाएगा सर 2 tan x, 2 tan x फिर हम tan x का डेरिवेटिव निकालते जो होता है secant स्क्वायर x। secant square। तो सर ये चेन रूल सर बहुत प्यारा है सर। क्या यहाँ पे मैं x पावर n वाला फंडा अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इवन यू नो कि सर x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप जानते हैं सर x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 होता है। तो अगर आप ये गलती से कर देते, कॉन्सेप्ट को समझिए बहुत जरूरी है। अगर आप लिखते सर tan का पावर 3 बाई 3 और फिर आप सोचते कि सर फिर x पावर n का लगा दिए, अब tan x का इंटीग्रेशन लगाते हैं, तो मान लीजिए एक टाइम आएगा जिसमें आप tan x का इंटीग्रेशन भी याद रखोगे। मुझे याद है तो मैं लिख देता हूं कि log ऑफ मॉड ऑफ secant x होता है इसका आंसर, और प्लस में आपने c लगा दिया। ये आंसर सही नहीं है आपका, गलत है। क्यों गलत है? वो कॉन्सेप्ट से गलत है जिसमें बोला गया कि अगर इसका इंटीग्रल ये है तो इसका डिफरेंशियल फिर आपका tan स्क्वायर आना चाहिए था, और जब आप इसका डिफरेंशियल निकालने की कोशिश करोगे तो जिंदगी में tan स्क्वायर नहीं आएगा। यस सर। आज समझ में आया बेटा लोग? तो ये क्या है बच्चा लोग, गलत है। तो सर हम करेंगे क्या? बस ये वाले बात को याद रखेंगे कि हम इसको बोला जाता है इंटीग्रैंड। इसको क्या बोला जाता है? इंटीग्रैंड बोला जाता है। इसको बोला जाता है इंटीग्रैंड बोला जाता है इसको। y जो हो वो इंटीग्रल है आपका, एंड जिस प्रोसेस से आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है कि इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो क्योंकि tan स्क्वायर x का सर हमको इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, वी नो कि सर व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x। हमको tan x का इंटीग्रेशन मालूम है, हमको tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है। लेकिन एक चीज मालूम है सर हमको, क्या? कि अगर मैं इस सवाल को ऐसे लिख दूं 1 secant स्क्वायर x माइनस 1 होगा ना, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा दूं तो secant स्क्वायर x माइनस 1 dx हो जाएगा। हम जानते हैं कि सर इंटीग्रेशन टूट जाता है सम पे टूटता है, डिफरेंस पे टूटता है, टूट जाता है। तोड़ दो सर, secant स्क्वायर x dx लिख दो और माइनस में 1 छोड़ो सर, dx लिख दो। dx का इंटीग्रेशन x। अब आपसे पूछिए कि किसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है? tan x। तो आंसर हो गया tan x माइनस x प्लस का c। i इज इक्वल टू, अब आप इसको डिफरेंशियल करके देख लीजिए, आप इसको डिफरेंशिएट करके देखिए। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो गया sec स्क्वायर x माइनस 1, c का डेरिवेटिव 0, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है आपका tan स्क्वायर x। आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अगर इसका इंटीग्रल ये है तो इसका डिफरेंशियल भी ये मेरा आया, इस करके ये सवाल मेरा सही हो गया। ये गलत क्यों था? क्योंकि सर इसका डिफरेंशियल ये नहीं आ रहा था। इसलिए इंटीग्रेशन एक बहुत स्टैंडर्ड चैप्टर है, इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगता है। बहुत प्यारी बात यह है कि सर हम इंटीग्रेशन सिर्फ उनका करते हैं जिनका हमको मालूम है। सर अगर नहीं मालूम हुआ तो मालूम कराएंगे, आप मालूम कराएंगे। एक छोटा सा टास्क आपके लिए, वो टास्क ये है, पहले तो ये सब सारे सवाल ट्राई करने हैं, लेकिन ये सारे सवाल बिल्कुल नहीं दूंगा आप लोगों को। एक छोटा सा मेरा आप लोगों के लिए टास्क है, होमवर्क नहीं है एक्चुअली, ये टास्क दे रहा हूं, और इसको आज के बाद आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे, इस पैटर्न को आप लोग अपने दिमाग में डाल लेंगे। आपको डेरिवेटिव ऑफ, जो लिख रहा हूं सुनते जाइएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई x का पावर 1 से लेकर के 5 तक निकालना है। मतलब पहले आप 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव निकालिएगा, फिर 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालिएगा, फिर 1 बाई एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालिएगा। पहला काम ये, ठीक है। दूसरा काम,
आप इंटीग्रल ऑफ 1/x निकालना शुरू करेंगे, और इसमें भी x का पावर कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 5 तक। जो पैटर्न नजर आएगा ना बेटा, बड़ा खूबसूरत नजर आएगा, लेकिन पहले आप इसको ट्राई कीजिएगा। जैसे 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। जब 1/x² का डेरिवेटिव निकालेंगे तो -2/x³ आएगा। तो ऊपर में जो पावर पूछा जाता है रहता है, और नीचे एक ऐड हो जाता है डेरिवेटिव में। जब 1/x³ का डेरिवेटिव निकालेंगे तो -3/x⁴ आएगा। तो ये पैटर्न्स आपको दिखेंगे। तो सबसे पहला टास्क आपका ये है कि आप इसको करके आएंगे। करने से क्या फायदा होगा बेटा, हम बस ये चाहते हैं कि इंटीग्रेशन, क्योंकि फिक्स है कि जब सवाल आते ही आते हैं तो इस चैप्टर पे हमारा मास्टरी होना बहुत जरूरी है सर। ये जितने भी पैटर्न्स हैं हम उसको दिमाग में रखेंगे। समझ में आया? तो आज के लिए आपका 2 होमवर्क। पहला होमवर्क एक्सरसाइज 5.1, चैप्टर है 7 चैप्टर, कुछ तो होगा। एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज। यहां तक भी बोल रहा हूं बेटा, नहीं हुआ तो एकदम रोना नहीं है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, हम एनसीईआरटी को करेंगे क्लास में। यस सर। ठीक है जी। बोर्ड वाले बच्चे कह रहेंगे कि सर को लगता है कि भगवान सपना में आए थे कि एनसीईआरटी करने बोल